नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की समरी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। तो आज मैं कराऊंगी आपको आपकी बुक के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। शब्द चित्र मतलब अपने शब्दों के द्वारा जो उन्होंने बताया कि प्रेमचंद जी ऐसे धोती पहनते थे, वो ऐसे खड़े हो रखे हैं, तो वो शब्द चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो उस शब्द चित्र के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की हमें कौन कौन सी विशेषताएं सामने नजर आ रही हैं। तो उत्तर है कि पहला है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था। उनका व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था, यानी उनके जैसे हमने देखा कि लेखक कहता है कि वो फोटो खिंचवाने के लिए तो थोड़ा सा सही से सज धज सकते थे, लेकिन नहीं, प्रेमचंद जी सीधे साधा उनका व्यक्तित्व था। वो जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे, वो दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पहली बात ये। दूसरा है कि प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। यहाँ पर लेखक ने कहा था ना कि हम फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों से मांगकर भी चीजें पहनते हैं, लेकिन ये उनके व्यवहार में नहीं था। किनके? प्रेमचंद जी के। इन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। किसी भी चीज से वो समझौता, किसी भी कुरीति से कहें या गलत चीजों से कहें, कभी समझौता नहीं करते थे। चौथा है कि ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। किसी भी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला कथन है कि बाएं पैर का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अब पहला है क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ठीक है, हमें क्या करना था? सही कथन चुनना था। तो जो पहला है क, ये गलत है। दूसरा है ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग था। और ये भी गलत है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, घृणित नहीं। उन्होंने तो सामाजिक कुरीतियों का दमन किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने जैसे कहा था कि ये व्यंग्यात्मक, पूरा जो पाठ है ये व्यंग के ऊपर है, व्यंग किया गया है। तो कुछ पंक्तियां हमने पाठ में से ली गई है लेखक ने इस अभ्यास में, और तो हमें इन पंक्तियों को, जो व्यंग है इनके द्वारा जो व्यंग हमें बताया जा रहा है या पता चल रहा है, वो हमें बताना है। तो पहली जो पंक्ति है वो ये है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है, तो पहली पंक्ति का आ से समझते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। इसका अर्थ है यहाँ पर जूते का जो आशय है वो समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है ना, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है, वो उनसे खरीद लेते हैं। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं
तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है, जो इज्जत की कोई परवाह ही नहीं करते हैं। गौ है जिसे तुम घिरनी समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ से महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित है। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? लेखक ने अपने विचार क्यों बदले? तो इसका उत्तर हो सकता है कि पहले तो लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर बाद में बच्चों, इस उत्तर को एक बार दोबारा से मैं दोहराती हूँ कि पहले तो लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करता है कि खास समय में ये इतने साधारण हैं, यानी कि उनके लिए फ़ोटो खिंचवाने जैसा समय एक बिल्कुल खास समय होता है कि हर व्यक्ति बिल्कुल अलर्ट हो जाता है उस टाइम में और अपने आप को देखता है कि मैं कहीं से गंदा तो नहीं दिख रहा हूँ। तो ऐसे मौके पर भी प्रेमचंद ने क्यों नहीं बदले होंगे कपड़े, ये वो पहले सोचता है कि फिर खास समय में ये इतने साधारण हैं, तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, है ना। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी हैं। बिल्कुल बच्चों, जिस व्यक्ति के उच्च विचार और सादा जीवन होता है, उस व्यक्ति के व्यवहार में दोगलापन नहीं होता है। वो अंदर और बाहर एक समान रहते हैं, हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसे ही थे मुंशी प्रेमचंद जी भी। आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो इस व्यंग को पढ़ने से लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। हमें ये लगता है कि लेखक एक स्पष्ट वक्ता है और यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षित बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा, लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? इसका उत्तर है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो समाज से सीधे टकराता है उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन समाज में सुधार के लिए ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयास किया और अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये आप स्वयं करेंगे, पाठ में से मुहावरे छांटेंगे और उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए विशेषण, जैसे उन्होंने कहा महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, है ना, युग परिवर्तक, ये सारे विशेषण किनके लिए हैं? प्रेमचंद के लिए प्रयोग किए गए हैं। और प्रश्न नंबर 7 है कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है, अपने विवेक से, अपने अनुभव से और पाठ के माध्यम से भी आपको मदद मिल सकती है। प्रश्न नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में
आज परिवर्तन क्या आया है, क्या परिवर्तन आया है आज वेशभूषा के प्रति। तो पहले तो वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था, है ना। कैसे भी कपड़े पहनो, कपड़े से होना चाहिए शरीर में। परिवर्तन समाज का नियम है, तो इसलिए समाज के बदलते रूप ने वेशभूषा की परिभाषा ही बदल दी है आज, है ना। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयं को न बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर भी वेशभूषा का चुनाव करते हैं, यानी उनके पास इतना आर्थिक क्या कहेंगे मजबूती नहीं भी होती है, तब भी वो समाज में अपने आप को बराबर दिखाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। किसके लिए? वेशभूषा के लिए। आज वेशभूषा केवल व्यक्ति की जरूरत न होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो बच्चों, ये थे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्नोत्तर। आपने ये सभी प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं, और इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। साथ में याद भी कर लीजिएगा बच्चों, जो जो पाठ मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके प्रश्नोत्तर साथ में करवाए हैं, तो साथ में आप पाठ पर जरूर पढ़िएगा और प्रश्नोत्तर भी साथ में याद कीजिएगा। धन्यवाद।